नम नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंगवाणी। अंग प्रदेश का सबसे पुराना और भरोसेमंद न्यूज प्लेटफॉर्म अंगवाणी। जैसा कि आपको पता है कि हम हर रविवार 12 बजे आपके पास आते हैं और उनमें जो अंग प्रदेश का इतिहास है, संस्कृति है, विरासत है, उसके बारे में आपको बताने की कोशिश रहती है हमारी कि हमारा इतिहास, संस्कृति कितना वैभवशाली और गौरवशाली है, जिसको सुनकर बहुत बातें ऐसी हमें पता चली जो हमने दो एपिसोड अभी इसके पहले किया, जो हमें भी नहीं पता था, बहुत लोगों को नहीं पता था। और जब पता चला तो लगा बाप रे, इतना बग, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, मतलब लगता है कि सब कुछ यहीं से शुरू हुआ है, अपने इलाके से ही। तो आज फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा विषय है अंग प्रदेश। एक परिचय जो हम करते हैं उसमें शासन और शासक, मतलब हमारा वहां पे शासक कौन थे, किस तरह का राज था, कैसे क्या हुआ, ये इतना, चूंकि अंग प्रदेश का इतिहास इतना विशाल है कि एक दिन में इसको समेट पाना, समझ पाना असंभव काम है। इसलिए हम लोग एक तो एपिसोड वाइज, जैसे हम पहले बता चुके, इसको एपिसोड वाइज करेंगे। और इसमें मुझे लगता है कि शासक को भी, मुझे लगता है जो वहाँ कितने शासक थे, कौन से शासक थे, कौन से शासक प्रभावी थे, जिनके शासन का प्रभाव पड़ा, तो इन सबको चर्चा करने के लिए भी हमें लगता है कि एक दो एपिसोड करना पड़ेगा। तो वो कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो हम आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज की चर्चा में हमारे साथ प्रशांत जी हमेशा की तरह जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी जो आपको बताएंगे कि डेमो के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से कि कैसे क्या था। और डॉक्टर अमरेंद्र सर, जिनको परिचय देने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर अमरेंद्र, अगर हम अंग की बात करें, अंगिका की बात करें, अंग प्रदेश की बात करें, तो डॉक्टर अमरेंद्र जी का नाम ही काफी है। तो अमरेंद्र सर और प्रशांत जी, दो आप सबका स्वागत है। आपका भी स्वागत है नमस्कार। भाई। नमस्कार। सर, अमरेंद्र सर आप ही से शुरुआत करना चाहेंगे। आप ही मेरी से आवाज आ शुरुआत रही है? करना चाहें। एकदम बिल्कुल आवाज आ रही बिल्कुल। है। आपसे शुरुआत करना चाहेंगे सर। आज का हाँ जो हाँ। टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है अंग प्रदेश परिचय, ये तो एक ओवरऑल है जो हर रविवार को 12 बजे हम लेके आते हैं। आज का है कि वहां का शासक, जो शासक अब तक रहे, प्राचीन, वर्तमान वगैरह सब, हालांकि ये इतना विशाल विषय है जो कि एक दिन में तो समेट पाना मुझे नहीं लगता संभव होगा। तो जितना हो पाएगा आज करेंगे, फिर अगली बारी करेंगे। तो सर शुरुआत आप ही करें। देखिए, आप, ये इतना बृहद विषय है कि मुझे लगता है कि उसको एक एक एपिसोड में तो मुश्किल है। लेकिन एक बात है जी कि अंग प्रदेश के हम जब शासक, तो लोग बलि से बात करना चाहते हैं, अंग चक्रवर्ती राजा अंग से बात करना चाहते हैं। लेकिन एक बात है कि जब से इस पृथ्वी का, हमने पहले भी बताया था कि जब धरती का निर्माण हो रहा था, कम से कम भारतवर्ष, एशिया के संदर्भ में हम ये बताना चाहते हैं कि यह जो जी हमारा अंग प्रदेश है, यह पातालीय चट्टानों का, मानो उससे ज्वालामुखी से निकली हुई जो चट्टान है, जो पर्वत है, उससे बना हुआ यह क्षेत्र है। और ये जो मंदार पर्वत है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण है, जीवाश्म ही उसको कहिए। तो हम वहां से देखना चाहेंगे। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम इसको बलि से ही शुरू करें, लेकिन जो बलि राजा है अंग प्रदेश के, वह एक बात तो सिद्ध करते ही हैं कि इस क्षेत्र में असुरों का राज। जैसे ही हम असुर कहते हैं तो मेरे दिमाग में एक, क्या पता नहीं, तो घृणा के भी भाव बनने लगते हैं कि असुर प्रदेश है, ये है, ये है। लेकिन हमको समझना चाहिए, सबसे पहले असुर शब्द को ही समझना चाहिए कि अशु, अपने यहाँ जो वेद में भी और भी जो धार्मिक ग्रंथ हैं, वहां पर असु प्राण के संदर्भ में आया है। जो असु प्राणों को धारण करते थे, वो असुर कहलाते थे। ऐसा कोई जो दिमाग में हमारी जो एक तस्वीर खींच दी गई है, एक चित्र बना दिया गया है, असुर माने राक्षस जिसको माथे पर सींग हो, ये है, दांत निकले हुए, ऐसी कोई बात नहीं। वो प्राणों की शक्ति इतनी जबरदस्त उन्होंने बढ़ा ली थी, जिसके कारण वो असुर कहे जाते थे। और ये शक्ति सूर्य के पास नहीं थी।
ये इसकी कहानियों से भी हम देखते हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इंद्र जिसकी देवताओं के राजा कहे जाते हैं, वो भी असुर थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि इतिहास में भी कुछ डॉक्टर अभयकांत चौधरी तक ने इसका उल्लेख किया है अपने अपने ग्रंथ में कि इंद्र भी असुर थे। असुर देवता इंद्र एक नहीं हुए, कई हुए। उसमें से एक इंद्र की जिसकी प्राय बात उठती है, तो वो भी इस क्षेत्र के ही थे। आप इंद्र के बारे में आप सोच कि ये असुर के देवता थे और इस क्षेत्र के राजा थे, यह सुनकर के थोड़ा-सा आश्चर्य हो सकता है। लेकिन आप अगर वनपर्व महाभारत के वनपर्व को उठा करके देखें, तो आप देखेंगे कि नागवंशी जो है, वो देववंशी नहीं है, वो असुर नहीं है। और खांडव वन जब जलाया जा रहा था, तब उसकी रक्षा के लिए इंद्र ने मंदार पर्वत की एक बड़ी चट्टान को उठा करके फेंक दिया था, ताकि अर्जुन के तीर जो है वो काम ना कर सके या फिर और भी कुछ बातें हो। और उस चट्टान को अर्जुन के तीर ने उसे कई खंडों में विभाजित कर दिया था, ये कथा है। तो मंदार की चट्टान को उठा करके फेंकने का मतलब है कि इंद्र का संबंध सीधे मंदार क्षेत्र था। अगर वो मंदार क्षेत्र से संबंध उसका था, तो इंद्र यहाँ के शासक थे। तो हम कह रहे हैं कि इंद्र भी यहाँ के शासक थे। और यही नहीं, बल्कि यह चूंकि असुर क्षेत्र था, मैं फिर स्पष्ट करना चाहूंगा कि असुर का मतलब किसी आप ऐसे भयंकर राक्षस से आप मत सोच लीजिए जो कि जनमानस में ये बात है। अपने प्राण कि असुर के देवता तो रुद्र ही थे, शिव ही थे। और मैं फिर एक बात यहाँ पर और जोड़ना चाहूंगा कि उस समय धर्म जो था वो हमारे समाज को नियंत्रित कर रहा था। तो जो धार्मिक पुरुष थे वो शासक भी थे, चाहे शिव ही क्यों नहीं हो। और शिव के अतिरिक्त शिव को जो शासक के रूप में, देवता के रूप में ही मानते थे। तो अगर आप बहुत ज्यादा अगर इसको दूसरे ढंग से ना लें, तो मैं तो कहूंगा कि मधु कैटभ भी इस क्षेत्र के ही सम्राट और राजा, चक्रवर्ती राजा हुआ करते, जिसको कि समुद्र मंथन में, अमृत मंथन के समय जिसका शिरोच्छेद किया गया, इत्यादि अमरेंद्र इत्यादि। सर, राहुल जी। आप ऐसा बताते हैं इतिहास कि लगता है कि पूरी दुनिया यहीं से शुरू हुई है, आंध्र आप प्रदेश से। इसलिए इसको समझिए कि पृथ्वी का जन्म इस क्षेत्र में, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, इस क्षेत्र की, जो पृथ्वी का जब जन्म हो रहा था, तो जी। पृथ्वी का जन्म हो रहा था, बिल्कुल हम जान रहे हैं कि सूर्य के एक गर्म पिंड को जब धीरे धीरे ठंडा होने लगा, फिर ज्वालामुखी, तो जो पातालीय चट्टान एक उभर आई, जो एक पिंड उभरा था, तो वो इसी क्षेत्र का था। वो आप राजमहल की पहाड़ियों को और मुंगेर की पहाड़ियों को अगर लें, तो आपको ये पता चलेगा कि वो पातालीय चट्टान से निर्मित है। तो जाहिर है कि यह क्षेत्र जो है वह बहुत प्राचीन क्षेत्र है। और जब प्राचीन क्षेत्र है बहुत, इसका पूर्व में जन्म हुआ, तो यहाँ जीव का भी विकास बहुत पहले हुआ। यहाँ राजा का भी कंसेप्ट आया होगा कि नहीं, उसका शासन है, धार्मिक पुरुष पहले इसका शासन। ये सिर्फ किंवदंती नहीं है, लोग दरअसल हुआ है क्या, आप बताएंगे प्रशांत जी आगे चल करके। हमारे क्षेत्र में जो भी राजा हुए वो धार्मिक थे, ऐसा शासन करने वाले नहीं थे कि अपनी बात को वो जबरदस्ती किसी के। तो बाद में ये धर्म की प्रधानता इतनी रही कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ के शासन, यहाँ की उपलब्धियों को तो बताया ही नहीं गया कहीं कि हम क्या थे। अभी भी, आज भी नहीं बताया जा रहा है। और जब हम आज कह रहे हैं इस बात को, तो लगता है कि सारी चीजें जो है वो आंध्र प्रदेश से निकली। आप तो जान ली कि निकली अगर हैं, तो इसको चुप नहीं रहा जा सका, उसको कहना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर ये सबसे पुरानी पृथ्वी है, आप सोच सकते हैं साहब, यहाँ की जो माने कि चट्टानें हैं, यहाँ के जो पर्वत हैं, यहाँ के जो पठार हैं, अब तो वो गल करके लाल मिट्टी में परिवर्तित हो रहे हैं। और हिमालय की बात कर रहे हैं आप, तो लोग कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर शिव जी रुद्र थे, रुद्रावतार है। उनका जो तो वैदिक संहिताओं में जो उसका उल्लेख मिलता है, वो रक्तिम वर्ण के हैं, चमड़े का वस्त्र पहनते हैं, जो का वेशभूषा है वगैरह ये सब। तो आप देख लीजिए कि वो किसी देवताओं के संबंध में तो जो कल्पनाएं हैं कि सोने का आभूषण पहनते हैं, ऐसा तो नहीं है शिव का कुछ।
तो जाहिर है कि शिव का भी संबंध सीधे यहीं से है। और बहुत लंबी बातें हो सकती है, फिर आपको आश्चर्य होगा कि सारी चीजें यहीं से निकलती हैं। जिस तरह से समुद्र मंथन से उच्चैश्रवा अमृत घोड़ा की उत्पत्ति यहीं से होती है, सोम की यहीं से उत्पत्ति होती है, लक्ष्मी की यहीं से, धनवंतरी की यहीं से उत्पत्ति होती है। इस पर तो लंबी बात हो सकती है, इसलिए बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि उस समय जो धार्मिक पुरुष होते थे, वो समाज के शासक भी हुआ करते थे। और इसको हम सत्यरथ तक अन्नवंश के मन की बलि से लेकर के हम सत्यरथ तक की बातों को अगर ठीक से जाने, तो इस बात को हम आसानी से समझ सकते हैं। जी। तो सर ये बताइए, एक चीज जो आप समुद्र मंथन की जिक्र आपने बहुत किया, मतलब मन तो करता है सर कि बस सुनते रहें आपको, मतलब बाकी प्रेजेंटेशन में भी अब जाने का मन नहीं कर रहा। आप ही इतना अच्छा बोलते और बताते हैं कि मन करता है आप ही को सुनते रहें बैठ के। सर एक चीज बता ही दीजिए इस चर्चा खैर जो, लेकिन क्योंकि हमने प्रोग्राम को उसी तरह से प्लान किया तो आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक चीज बता दीजिए, जो समुद्र मंथन की बात करते और हम बताते भी हैं लोगों को कि ये पहाड़, ये जो मंदार हिल है, इसी का इस्तेमाल हुआ था समुद्र मंथन में। तो ये जो मंदार हिल है, क्या ये यहीं पे था कि कहीं से या फिर आ गया, या क्या है? ये मंदार हिल यहीं पे था शुरू से, यानी कि देखिए, समुद्र एक बात मंथन तो यहीं हुआ ध्यान होगा। दीजिए, कभी मैं बात करता हूँ कि ये मंदार पर्वत बहुत प्राचीन है, तो लोगों को थोड़ा-सा लगता है, क्योंकि उनके दिमाग में उन्होंने हिमालय तो देखा है, लेकिन मंदार को तो जी। कभी देखा नहीं। हिमालय हम्म। तो मंदार के सामने बच्चा है, अभी तो उसका जन्म हुआ है। अभी तो ओह। उसका जन्म हुआ है, और मंदार जो है, ये इसका परवावा लगता है। इसकी तो चट्टानें आप चाहेंगे तो हाथ से उखाड़ ले सकते हैं, लेकिन हिमालय का तो अभी उसके देहात जो हैं, वो फैल रहे हैं, जिसके कारण कभी भूकंप हो जाता है, कभी दिल्ली हिल जाती है, कभी उत्तर प्रदेश। लेकिन मंदार के संदर्भ में ये बातें नहीं, वो अति प्राचीन है। वो हमारा एक प्रतीक है कि इससे प्राचीन कुछ इस क्षेत्र में जीवाश्म के रूप में है, और वहाँ पर जो चीजें मिल रही हैं, वो फॉसिल्स वगैरह, ये सब बता रहे कि वहाँ पर अरब सागर लहराता था, उसके चारों तरफ था, उसका एक कारण था। फिर कभी बातचीत होगी, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी चूंकि शासन और शासक की बात है, इसलिए हम बताएंगे कि वह एक क्षेत्र था जहाँ पर असुरों का, मैं फिर कहूंगा कि असुर से कोई गलत धारणा दिमाग में नहीं रखा जाए। जो सुर नहीं है, जो देवता नहीं है, जो आज नहीं है, वो असुर है, सीधे इसका एक ही मान है। फिर ऐसा भी कहा है कि अस जैसे प्राणों की शक्ति को बढ़ा लेने के कारण वो असुर कहलाते थे। फिर यहाँ पर अमृत का संबंध आएगा कि अमृत का भी जन्म इस क्षेत्र में हुआ है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मंदार पर्वत जो है, वो सबसे प्राचीन है, और उसी के आसपास सभ्यता और धीरे-धीरे जीव का भी विकास हुआ इस क्षेत्र में। यह कहाँ से कहाँ तक था, यह कहाँ का बहुत मुश्किल। ये ऋग्वेद से भी, ऋग्वेद का जन्म क्या है, ईसा पूर्व 1500 पूर्व, और चले जाइए 1000 से और पीछे। तो ऋग्वेद तो बहुत सभ्यता, मतलब ऐसा है कि उसके बहुत पहले से यह क्षेत्र जो रहा है, तब यहाँ पर धर्म ही बिल्कुल सिर्फ सर। शासन करता होगा, मतलब और कुछ भी नहीं होगा। अगर मतलब कि अगर हम अगर धर्म मानने वाले भी लोग हैं और वो इस भगवान की कहानी में विश्वास रखते हैं, तो जाहिर है कि उनको ये समुद्र मंथन वाली कहानी को मानना पड़ेगा। और अगर वो उस कहानी को मानते हैं, तो ये वो क्षेत्र था, उनको मानना पड़ेगा कि ये वही इलाका था जहाँ पे समुद्र मंथन हुआ था। और मंदार हिल वहां पे, जैसा कि सर ने कहा कि मंदार हिल तो यानी कि सबसे पुराना है, हिमालय तो उसके सामने बच्चा है, और आज आज उसके हाथ पांव फैल रहे हैं। तो जो आप भूकंप और ये सब जो भी देख रहे हैं, यानी कहने का मतलब सर का ये था कि मंदार हिल, ये अगर इतिहास है तो वही है मंदार हिल, वही अगर सृष्टि भी आप कह लें। और जो एक महत्वपूर्ण बात सर ने बताई कि असुर से जो है आप उसका कुछ गलत मतलब ना लगाए। एक तरह से असुर के राजा इंद्र भी थे, है ना सर? हाँ, वो बहुत और शक्तिशाली थे, बहुत शक्तिशाली थे। और देवताओं, आप अगर धार्मिक कहानियों को पढ़िए, तो उन असुरों के सामने तो देवता हमेशा पराजित होते रहे हैं, जिसके कारण वो भगवती की शरण में कभी चले जाते हैं, कभी ब्रह्मा की शरण में चले जाते हैं। स्वयं इंद्र को अपने पक्ष में कर लिया था देवताओं ने, उनको माने कि अपना देवता मान करके।
आज भी आप देखेंगे राजनीतिक क्षेत्र में तो होता ही है कि ये इस दल का नेता उधर चला जाता है, क्योंकि प्रभावी होता है इसलिए। तो वो उस काल में भी हो रहा था, इसलिए इंद्र देवताओं के भी राजा हो गए, जो कि पहले असुरों के थे। और फिर देवताओं के कहने पर हो सकता है कि उन्होंने अपनी ही जाति के कई लोगों को, जो बहुत पराक्रमी हो, उसका विनाश भी किया। तो प्रशांत ये जी, कहने का अब इसको मतलब। आगे बढ़ाते हैं। अब जैसा कि सर ने एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी, अगर हम शासक की बात करें तो इस क्षेत्र के शासक हम इंद्र को भी मान सकते हैं, इंद्र भी थे, और राजा बलि जो एक सर एक जो एक जबरदस्त एक इंटरेस्टिंग कमेंट है, ये अमेठी के रहने वाले हैं, वो हमारा शो देख रहे हैं अभी। तो आप देखिए ये परिचय मतलब हर किसी को मंदार हिल, है ना, समुद्र मंथन, अंग प्रदेश का इतिहास, जो कहते हैं कि प्राचीन भारत को अंग, जो कि एक देश था उस समय, जो जिस बात को जिक्र आप बार बार कहते हैं कि अंग प्रदेश क्यों बोलते हो, अंग महाजनपद क्यों बोलते हो, अंग तो कभी देश था जब 16 भागों में बांटा गया था। तो ये अमेठी से हैं सुरजीत यादव जी। आपने जो चर्चा करी कि इस बारे में ना कि राजा बलि, और ये कह रहे हैं कि राज बलि जी के बारे में भी बताएं। हाँ, देखिए, ये बलि जो है, कहते हैं कि ययाति के वंश में ही जो तितिक्षु हुए तितिक्षु ने जिस अन्न वंश की स्थापना की तो उसी में ये बलि भी आया, और बलि के पुत्र थे अंग। ये पूरा एकदम आप देख लीजिए, ऐतरेय ब्राह्मण, ये सब ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं, उसमें भी ये उल्लेख है, तो इसका कोई ये नहीं। तो बलि इस क्षेत्र के थे, बलि इतने पराक्रमी थे, जब समुद्र मंथन हुआ था, तो जो सूर थे और जो असुर थे, तो इन दोनों के बीच अमृत को लेकर के बहुत संघर्ष हो गया। मिले तो बहुत सारे रत्न, लेकिन अमृत को लेकर तो इतना द्वंद्व बढ़ गया था कि राजा बलि ने ही एक तरह से उस द्वंद्व को समाप्त कराया था, और फिर समुद्र मंथन दोबारा शुरू हुआ था। ये भी कथा है। अगर धार्मिक कथा और इसको मान करके चलिए तब तो अलग बात है। और लेकिन आप क्षेत्र पूरा ये देख लीजिए, ये पूरा क्षेत्र जो है, चाहे वो जनजातियों का क्षेत्र है, आप मुंडा, संथाल, बीर, होर, पहाड़िया, ये सब जो है पुरानी जातियां जिस क्षेत्र इतनी बसी हुई है, यहाँ तक कि नागवंशियों का ये क्षेत्र है। आप अगर ठीक से अध्ययन कर लीजिए तो आपको पता चलेगा कि ये जो वीरभूमि है, वीरभूम वगैरह, ये सब जो संथाल परगना का क्षेत्र है, ये नागवंशियों का क्षेत्र रहा है। और ये एकदम इसको बताने की जरूरत नहीं है कि ये पूरा अंग प्रदेश का क्षेत्र जो था वह असुरों का प्रदेश था। और ये अब आप विभाजन, राजनीतिक विभाजन के कारण चाहे जितना भी अंग का विभाजन हो गया हो, लेकिन उस समय जब देश का नामकरण नहीं हो रहा था इत्यादि, तब तो ये अंग प्रदेश वहां तक फैला हुआ था, जहां जहां तक इसकी लाल मिट्टी है, वहां वहां तक अंग प्रदेश को समझिए, और समझिए कि वहां वहां तक असुरों का यानी अंग प्रदेश का क्षेत्र था। मतलब जहां जहां मिट्टी लाल है वो क्षेत्र हाँ, हमारा आपका है। प्रश्न आप देख लीजिए, हिमालय की जो हमने कहा कि हिमालय तो अभी जन्म ले रहा है, हिमालय का जन्म ही यहाँ की जो पातालीय चट्टान, जो पर्वत निकल आए पृथ्वी से इस क्षेत्र में, तो इनकी टकराहट से, और उधर जो पर्वत रहे होंगे उन दोनों की टकराहट से हिमालय का जन्म हो गया। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि भूगोल के जो विद्वान हैं वो भूगर्भ शास्त्री बता रहे हैं कि उसका जन्म उसी की टकराहट से। इस क्षेत्र में काफी हलचल रहा, और इसका सबसे तो बड़ा सर प्रमाण में अभी जो भौगोलिक दे रहे हैं कि वो राजमहल और जो मुंगेर की चट्टानें हैं, वह पातालीय चट्टानों का अवशेष है। तो आप सोच, इसकी प्राचीनता के बारे में आप सोच सकते हैं। अब मैं कह रहा हूँ शिव के बारे में, जो कि उस समय एक तरह से शासक भी थे। वो रुद्र बाद में देवताओं के भी बन गए देवता, अलग बात है, लेकिन वो असुरों के ही हैं देवता मुख्य रूप से, सर क्योंकि उनकी वेशभूषा, उनकी जो बातें हैं, जो वो भयंकर हैं जिस तरह से देखने में, वो दरअसल उस समय के असुरों के शासक ही थे। हम उसको शासक के रूप में सर भी
सर इसको चर्चा बढ़ाएंगे, लेकिन इस पे सवाल तो हाँ बहुत बोलिए। सारे आ रहे हैं। तो एक सवाल जो कि आप थोड़ा बता दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे अपने इस पे चले जाएंगे। लेकिन चूंकि ये मेरी भी थोड़ा उत्सुकता बढ़ा रही है सवाल, ये है वही अमेठी से जिनका जवाब हमने दिया, सुरजीत यादव जी, उन्होंने फिर लिखा है कि चूंकि अमेठी में, मतलब उत्तर प्रदेश के अमेठी में यदुवंशियों का महाकुंभ लगता है, जहां राजा बलि की पूजा होती है, लाखों यादव लोग यहाँ झंडा चढ़ाकर पूजा करते हैं। और वो उसको कनेक्ट कर रहे हैं इसी राजा बलि से जिनकी हम बात कर रहे हैं, भागलपुर अंग प्रदेश की। तो जी चंदन जी, प्रशांत जी आप कुछ कहना चाह रहे हाँ हैं? जी जी हाँ, इस बारे में हमको जो है तो डिटेल में जाना है। ये जो ठीक है। सुरजीत जी प्रश्न पूछ रहे जी हैं, इसको हम जो है तो जरा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो और सर से सुन ले या सीधे आप पे जाए? ना, नहीं, सर से सुन उनको लीजिए, लेकिन हम इसको जो है तो डिटेल में जाएंगे। नहीं इस पर जो अमरेंद्र सर, आप कुछ कहना चाहे तो कह लें, इसके बाद हम प्रशांत जी के पास चले जाएंगे। आपको हाँ, अगर इस मैं पे कुछ प्रशांत कहना है से तो आप कह स्पष्ट दें। है। तो मुझे लगता है कि एक बात का समर्थन अगर दूसरी जगह से होता है तो वो ज्यादा प्रमाणिक है। लेकिन बलि जो है वो अपने आप में कोई एक क्षेत्र के नहीं, वो अंग प्रदेश के नहीं, बल्कि आंध्र प्रदेश, वो दक्षिण भाग तक उसका। आप सोचिए कि उसका एक पुत्र है अंग, उसका नाम ही था अंग, और जिसके नाम पर उसने अंग राज्य की स्थापना की थी। उसने सारी पृथ्वी को ही जीत करके अश्वमेध यज्ञ किया था। तो जिसका पुत्र इतना बलि है, तो उसके पिता कैसे रहे होंगे? आप सोच सकते हैं कि जिसको कि वामन का रूप धारण करके विष्णु ने रसातल मना आप पृथ्वी के अंदर की बात हम धार्मिक है, तो हम उस प्रदेश में भेज दिया जो बिल्कुल आंध्र हो, ऐसी जगह जहां जिसके बारे में लोग जानते नहीं हो, वहां पर शासन करने के लिए बलि को भेज दिया। हम इस कथा को समझ, तो बलि कोई सामान्य नहीं है कि वो अंग प्रदेश का है। उसका एक विस्तृत क्षेत्र में उसका शासन था, और वहां के लोग आज भी, आप सोच सकते हैं कि रावण तो लंका का था, लेकिन रावण की पूजा तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, राजस्थान में भी, जहां मंदोदरी की वहां भी पूजा होती। लेकिन ऐसा तो थोड़ा हमारे है कि वो रावण जो है या राजस्थान का गाजियाबाद है में या भी मध्य होते हैं। प्रदेश का है। हाँ, तो बहुत ये जगह होती है। यदुवंशियों से कोई कनेक्शन है राजा बलि का? यस 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 मुझे लगता है कि यस हाँ, इस यस, संबंध से। आई विल एक्सप्लेन। हाँ तो हाँ, प्रशांत जी के पास आते हैं। प्रशांत जी जी ये बताए, चूंकि अभी बिहार में जो है ना, ये राजनीति भी खूब हो रही है कि कौन यदुवंशी, कंस का, कृष्ण का, एक नया आ गया हाँ, राजा हाँ, बलि का। तो जरा आप ये तो किसी बताइए, और के लिए हमें मजेदार की राजनीति की बात बात करते नहीं हैं। करनी है, हमें बस जो फैक्ट्स है उस पर बता दी जाए क्या है ये हमारी भी जरा उत्सुकता सा है जानने की। इसको थोड़ा सा हम समय लेंगे। हाँ दो आराम तीन से बात जो समझाएं। है तो हमको वहां पर स्पष्ट करनी थी। जी तो पहला बात तो ये कि जो ज्वालामुखी उत्पत्ति का सिद्धांत है, जी तो आप जो है तो ज्योग्राफी में अगर उसको हम लोग कहते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। ठीक है सर। तो ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के हिसाब से मैं यहाँ एकदम बिल्कुल मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, उसको जो है सो उस हिसाब से जो है सो देखूंगा। नहीं नहीं दो बिल्कुल, ये तीन बहुत बात जरूरी हमको यहाँ चीज पर, है। हाँ, दो तीन बाकी बात हम बाकी तो यहाँ पर लोग करते तुमसे हैं, फिर पूछे। हम 2 मिनट के अंदर बलि पर आते हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो सबसे जी पहला बात यह है कि अगर आप जो है तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जैसे जैसे कि अमृत सर ने बताया, उसके बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, बहुत लोगों को ऐतराज भी हो सकता है कि कह देना कुछ, लेकिन उसकी प्रामाणिकता के बारे में हम बात कर रहे हैं। पहला बात, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के हिसाब से पूरी पृथ्वी जो है, अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि पूरी पृथ्वी का जो स्थलीय भाग है वो एक जगह एकत्रित है, ठीक है। उसको कहते हैं हम लोग पैंजिया। एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट, जो पूरी पृथ्वी का जो भाग है वो समुद्र था, उसको हम लोग कहते हैं पैंथालसा, करेक्ट। हम जो है तो यहाँ जी पर दो बात कहे, एक पैंजिया, एक पैंथालसा। अगर आप जो है तो आप साइंस के स्टूडेंट है तो इसको अच्छी तरह से समझते हैं। नंबर एक, तो ये जो पैंजिया दो भाग में सबसे पहले टूटा। उत्तरी भाग को कहते हैं हम लोग अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग को कहते हैं गोंडवाना लैंड। उत्तरी भाग को अच्छा। हम लोग अंगारा लैंड कहते हैं, उसका दूसरा नाम लॉरेशिया भी है। लॉरेशिया जब टूटता है, तो आप, ये टूटता क्यों है? सूर्य और चंद्रमा की शक्ति के कारण ये टूटता। मतलब लॉरेशिया जब टूटा
तो उसका जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी पूर्वी हम लोग बाद में बात करेंगे, वैसे तो पृथ्वी गोल है। तो एक पार्ट टूटकर जो है सो उत्तर अमेरिका बना, दूसरा भाग टूटकर यूरेशिया बना, ठीक है। अब जो है दक्षिणी भाग जो था गोंडवाना लैंड से एक भूमि का टुकड़ा टूटकर लॉरेशिया वाले भाग में जो है सो आकर टकराया, मतलब जो यूरेशिया का पार्ट, और यहाँ पर जो है वो बहता हुआ आया, और बहता हुआ आकर जो है सो दोनों भाग टूट चुका था। अभी आप बोल रहे हैं ना कि समुद्र था कि नहीं वहां, ये बात हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ऊपर वाला भाग में, समुद्र के ऊपर जो भाग टूट कर गया और नीचे वाला भाग गोंडवाना लैंड हो गया, तो बीच में एक समुद्र का पानी का भाग रह गया। इसको हम लोग कहते हैं टेथिस सागर ज्योग्राफी में, ठीक है, इसको कहते हैं टेथिस सी। तो ये दोनों के बीच का जो है सो भाग है, इस बीच में पानी। अब यहां से एक टुकड़ा जो है सो टूटकर जो है सो भारत का, उसमें जो है सो भारत और मेडागास्कर, अगर आप नक्शा देखेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा। तो भारत का भाग टूटकर आकर लॉरेशिया वाले पार्ट में आकर टकराया, तो जिससे दबाव से हिमालय का निर्माण हुआ। तो ओरिजिन ऑफ हिमालयस में ये बात, तो वो जो भाग बहता हुआ पीछे से आ रहा था, वो मूल भूमि था जो गोंडवाना लैंड का एक टुकड़ा था, जिसमें हमारा दक्षिण का पठार है, ठीक है। अब आप आइए, राजमहल की पहाड़ी के बारे में अभी बात किए ना हम लोग, कि जो है सो वहां पर ज्वालामुखी चट्टान है ना। अगर आप साहेबगंज राजमहल में जाइएगा तो आपको वहां पर मिलेगा काला पत्थर, काला मिट्टी। अगर अंग प्रदेश में पाल वंश के समय का जितना भी आप मूर्ति उठाकर देखिएगा तो आपको काला मूर्ति मिलेगा बैसाल्ट चट्टान का। तो बैसाल्ट और ग्रेनाइट जो आग्नेय चट्टान है वो आया कहां से? तो ये गोंडवाना लैंड का मुख्य भूमि का पार्ट है, और वो इसलिए जो है सो हम लोग कहते हैं कि मंदार पहले था, हिमालय और टेथिस सागर बाद में बना, और हिमालय से जो निकलने वाली नदियों से जो मैदान बना वो बाद में बना, मतलब गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदान वो बाद में बना। कहने का मतलब ये, अब जो है सो ये जो आप जानते हैं कि भारत की मुख्य भूमि में कोई ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन ज्वालामुखी चट्टान है गुजरात और महाराष्ट्र के प्रदेश में, और जो है सो ये काली मिट्टी जो है वो सब कुछ इसी चट्टान के विघटन से बनी। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारा जो दक्षिणी वाला भाग था वो जो है सो ये था एक। अब जो है सो असुरों की और सुरों की उत्पत्ति के बारे में देखिए, काश्यप ऋषि की दो पत्नियां, एक का नाम था दिति और दूसरे का नाम था अदिति। तो दिति के पुत्र दैत्य कहलाए, अदिति के पुत्र अदैत्य मतलब देव। तो ये देव और असुर का एक संकल्पना तो ये है। दूसरा संकल्पना है देव असुर संग्राम का। अगर आप जो है सो ऋग्वेद पढ़िएगा तो आपको वहां देव असुर संग्राम में था कि इंद्र और वरुण के बीच के संग्राम को देवासुर संग्राम कहते हैं, कि जिसमें वरुण की हार होती है और इंद्र की जीत होती है, और इंद्र जो है सो भारत की भूमि में प्रवेश करता है, और जो है सो ईरान की भूमि में जो है सो किसका शासन रह जाता है? वरुण का। तो वरुण और ये जो विभाजन है ये देवासुर संग्राम का जो है सो बेसिक पहला बात है। अब आगे आइए, हाँ कुछ बोलना है बोलिए। नहीं हम सुन रहे हैं, आप बोलते रहिए, आप बहुत बढ़िया बता रहे हैं। ठीक है, अब जो है सो आइए, ये जो है सो इनका जो है सो जवाब यदुवंश से संबंध। नहीं इस पे आते, इससे पहले एक चीज मुझे क्लियर कर दी, यानी कि हम ये मान लें कि समुद्र मंथन यहीं पे हुआ था, यानी कि आपने तो इसको एक फैक्ट्स के आधार पे भी आपने इसको बता दिया कि समुद्र मंथन यही हुआ था। समुद्र मंथन एक कथा है, इसकी रूपकता और इसके वास्तविकता पर हम लोग एक अलग एपिसोड में चर्चा करेंगे। मेरे हिसाब से वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि वो रूपक क्या कहता है और वो इतिहास क्या कहता है, उस पर हम लोग फिर उससे बाद में चर्चा करेंगे। पहले जो है तो राजा बलि के बारे में, यानी कि जो है समुद्र मंथन क्या होता है, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट जो है प्रशांत जी वो बता रहे हैं कि समुद्र मंथन फिलहाल वो एक कथा है। वो क्या था जिसके पूरा मतलब वो आप कह रहे हैं कि आपको अपना धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि वहां पे देव और असुर का संग्राम हुआ था अमृत कलश के लिए।
और वो पहाड़ मंदार हिल, जिसपे वो सभी भी कहते हैं लोग कि शेषनाग के वो चारों तरफ जो है उनकी मतलब मार्क है वो, जिससे से हाँ, मथा गया मथानी था मथानी। मथानी, तो वो कहते हैं वो हाँ है यहाँ। तो इस चीज को, ठीक है, प्रशांत जी जैसा कह रहे हैं कि उसको समझने के लिए हम एक अलग दिन उसका एक टॉपिक रखेंगे, क्योंकि वो खुद में एक अलग टॉपिक है, विशाल टॉपिक है, ठीक है। बिल्कुल, तो हम आते हैं मंदार सुरजीत पर हम यादव लोग के बारे विशेष में। करके एक बार करेंगे। जी, वो समझना जरूरी, क्योंकि वहीं से तो सब कुछ है। तो अब बिल्कुल हम आते हैं सवाल पे, जी आप जो आ रहे थे सवाल पे, सुरजीत यादव जी के सवाल पे, इसमें इंटरेस्ट है, चूंकि अभी हमारे प्रदेश की राजनीति भी इसी पे चल रही है। हर कोई जो है पक्ष विपक्ष दोनों लगा हुआ है कि यादव किस वंश के, कोई कह रहा है कृष्ण का है तो कोई कह रहा है कंस का है, एक नया अब आया है बलि का। तो हम लोग जैसा कि आपको बताते हैं कि हम राजनीति से हमारा कोई लेना नहीं, हम आपको ये बता रहे कि फैक्ट्स क्या है, हमारे जो लिखा हुआ है इतिहास में, ग्रंथ में या वैज्ञानिक आधार पे, वो बताएंगे प्रशांत जी। जी प्रशांत जी बताइए। हाँ, अब इसमें जरा सा एक बात समझ लेने की चीज है कि भारत में दो प्रसिद्ध वंशों की चर्चा होती है, एक सूर्यवंश और एक चंद्रवंश। ये सूर्यवंश की वो परंपरा है जिसमें राम भी होते हैं, जिसमें बुद्ध भी होते हैं। लेकिन एक समानांतर वंश जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, वो चंद्रवंश। ठीक है, हम सबसे पहले वो चंद्रवंश की बात करेंगे, फिर यदु की बात करेंगे। अभी जो है सो एक एक करके जो है सो हम समझ लें। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर एक तो डिस्प्ले करते हैं। अभी तो मेरे पास डिस्प्ले का साधन नहीं है, लेकिन हम जो है सो अगर ये नजर आ जाए तो आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। पूरा आ रहा चंद्र है, बुध पूर्व, हाँ है ना? जी तो जी अब हम आ जो रहा है है। सो इसको एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे तो हम जो है सो इसको अगर आप जो है सो बाद में यूट्यूब के लिंक में शेयर करना चाहेंगे तो बाद में कर दीजिएगा इसको, लेकिन जो है सो अभी हम एक एक करके समझा रहे हैं कि ये जी चंद्रवंश जो है, ये वस्तुतः ऋषि अत्रि की वंश परंपरा में है। ऋषि अत्रि को सप्तर्षि का एक ऋषि माना जाता है। ठीक है, अच्छा। सप्तऋषियों में से एक माने जाते हैं ऋषि अत्रि। ऋषि अत्रि के वंशज थे चंद्रमा, जिसको चंद्र कहते हैं। चंद्र का पुत्र हुआ बुध। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत मैंने लाइनेज को समझना है। और बुध का पुत्र हुआ पुरुरवा। ठीक है, लेकिन आप तो बोले कि राम और बुद्ध जो सूर्यवंश आप शुरू किए। दोनों हम जो है सो बुद्ध मतलब वो गौतम बुद्ध की बात किए। अच्छा, ये वाले हम बुद्ध यहाँ पर दूसरे हैं। ये बुद्ध हैं जिसको कि जो है सो आप जो तो इसमें ये बुद्ध शुक्र पृथ्वी ये मानते हैं जो अच्छा है सो ग्रह। अच्छा, ठीक है, मतलब ग्रह ठीक है, वाला जो आप। तो चंद्र के पुत्र हुए बुद्ध। हाँ, उसके पुत्र हुए पुरुरवा, और पुरुरवा का पोता है नहुस। ठीक है, नहुस का पुत्र 6 हुआ करता था, उसको करते हैं। ध्यान से सुनिए, ये जो है सो विष्णु सखाराम कांडेकर ने अपने जो है सो किताब ययाति में जो है सो स्पष्ट इसका लाइनेज दिया है। तो वो जो है सो ज्ञानपीठ से भी पुरस्कार सम्मानित है वो, और आरंभिक वर्षों में। तो नहुस का 6 पुत्र था, याति, ययाति, सयाति, अयाति, व्याति और कृति। नाम तो याद रहेगा नहीं सुनने के क्रम में, लेकिन एक ध्यान से सुनना, ये ध्यान रखना है कि ययाति जो है नहुस का पुत्र था। क्लियर है? न ययाति की दो, अब जो है तो ययाति जो पौराणिक परंपरा में है, जिसमें वो विष्णु सखाराम खांडेकर की बात हम लोग कर रहे हैं, उसमें उसका आप देखिए वो लोग क्या क्यों जो है सो मराठी लोग इसको पकड़ता है, वो समझिए कि ये जो एल वंश इसको बोला जाता है, जिसका केंद्र था प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान मतलब आज के डेट का पैठन। ठीक है, प्रतिष्ठान से ये लाइनेज चला रहा। तो वो लोग मानते हैं कि हमारे पूर्वज वही थे। तो ययाति एल वंश से संबंधित हुआ, और ययाति के 5 पुत्र, उनकी 2 शादी हुई थी। ध्यान से देखिएगा, 2 शादी में पहली शादी हुई थी देवयानी से। देवयानी के 2 पुत्र यदु और तुर्वसु। आ गया समझ में? ययाति के 5 पुत्रों में से 2 पुत्र देवयानी से उत्पन्न हुए, यदु और तुर्वसु। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद आइए,
उनकी दूसरी पत्नी थी शर्मिष्ठा, ठीक है, वो दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री थी, ठीक है। और ये जो देवयानी जो थी वो किसकी पुत्री थी? शुक्राचार्य की पुत्री थी। दोनों क्लियर है? और उससे अच्छा, जो तो है सो तीन, इसको सुनिए, अगर हम ऐसे चंद्रमा, बुध, बुध, पुनरवा, पुरुरवा, नसु, नहुस, नहुस, वे इनके नहुस पुनरवा के पौत्र हुए, और नहुस के बाद से जो यहाँ पे आप शुरू कर रहे हैं। हाँ, नहुस के पुत्र ययाति। अगर जो है सो आप भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी का नहुस नाटक पढ़िएगा, वहां भी आपको ये मिलेगा, ठीक है। ठीक है। तो ययाति की दो पत्नियां हम कह रहे हैं। पहली पत्नी देवयानी, जो कि शुक्राचार्य की पुत्री थी। शुक्राचार्य वही जो असुरों के देवता थे। और दूसरी पत्नी थी दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री, वो कौन थी? शर्मिष्ठा। तो दो पुत्र जो है सो हमारे किससे हुए? देवयानी से। एक तो यदु और दूसरा तुर्वसु, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद जो है सो तीन पुत्रियां क्या हुई? अनु, द्रह्यु और पुरु, ठीक है। ये इधर से हुए, देवयानी ये इधर से हुए। तो दो लाइनें हुआ। अब जो है सो देखिए, अगर एक रूपक के तौर पर देखें या जिस तौर पर भी देखें, ययाति जो कहानी है, जो सो वो कहानी का उपन्यास है, उस उपन्यास में जो है सो इसका विस्तृत चर्चा है। और उसमें कहा गया कि जो है सो शुक्राचार्य, चूंकि उसकी पुत्री से इनका विवाह हुआ था, तो उनको पहले से एक पत्नी थी शर्मिष्ठा, जो कि दैत्यराज वृषपर्वा की बेटी थी। तो उससे वो उनका कहना था कि तुमने धोखा देकर क्यों विवाह किया, ठीक है। तो धोखा देकर विवाह किया, तो वैसी स्थिति में जो है सो तुम्हारी जो है सो मैंने एक तरह से कहा कि जवानी को नष्ट कर देते हैं, बुढ़ापा में तो तुमको प्रवेश करते हैं। तो ये अब इनसे 4 पुत्र थे, 5 पुत्र, पांचों पुत्र से वो बोला कि जो है सो एक स्थिति में तुम्हारा जो है सो वापस हो सकता है कि जो है सो अगर कि ये जो है सो कोई आदमी आपको अपनी जवानी गिफ्ट कर दे, तो जो है सो ये कहानी है बहुत जो है सो प्रचलित कहानी। तो यदु, तुर्वसु, अनु, द्रह्यु, इसमें से किसी ने भी जो है सो हामी नहीं भरी। पुरु ने हामी भरी कि ठीक है, हम अपना जो है सो जीवन का जवानी काल आपको देते हैं, आप जो है सो अब जवान हो जाइए और जो है सो हम बूढ़ा हो जाते हैं। तो पुरु ने चूंकि इसका स्वीकार किया, इसलिए पुरु को उत्तराधिकारी माना गया। लेकिन अनु, द्रह्यु, तुर्वसु और यदु, ये चारों को उन्होंने कहा कि आप वो क्षेत्र आपको देते हैं, वहां आप अपना अपना राज्य बना लीजिए, ठीक है। तो ये जो है तो हुआ। तो यादव वंश परंपरा जो है, ये जो सबसे बड़ा पुत्र है ययाति का, यदु, उसी की वंश परंपरा में आता। अब आइए उससे आगे बढ़ते। तो उसमें से एक जो है सो भाई था अनु। अनु की वंश परंपरा में जो है सो एक शासक हुआ महामना, जिसका पुत्र था तितिक्षु। अभी जो सर बता रहे, तो जयचंद्र विद्यालंकार जो है सो उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला है, उसके आधार पर तितिक्षु ने पुरु के राज्य से अलग हटकर एक अपना राज्य बनाया, ठीक है। और वो क्षेत्र जो है सो मुंगेर, भागलपुर और आसपास का क्षेत्र जैसा कहा जाता है। और इसी जो है सो आनव वंश में राजा बलि जो है सो, तो एक तरह से यदु का वो भतीजा हुआ, ठीक है ना। तो महामना से तितिक्षु, तितिक्षु से राजा बलि। तो उस वंश परंपरा में जो है सो राजा बलि का उद्भव होता है, ठीक है। ये राजा बलि जो है सो सगर के समकालीन थे। अथर्ववेद में और विभिन्न जगहों पर इनकी बात होती है। और ये जो है सो आप जो है सो याद कीजिए कि अगर आपको जो तो रक्षाबंधन के दिन जो है सो बंधवाते हैं, तो उसमें कहता है ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रेण महाबला तेन त्वं प्रतिबद्धनामि रक्षे माचलम माचल। ये जो है सो
मंत्र कि जिस प्रकार से इस रक्षाबंधन को बांधकर जो है तो बलि जो है तो दानवेंद्रों में महाबली हुए, उसी तरह से हम आपको बांधते हैं। इसको जो है तो लोग दूसरे तरह से भी कभी कभी प्रस्तुत करते हैं, वो व्याख्या में मैं अभी नहीं करना चाहूंगा। तो बलि ये वही बलि थे, और ये बलि जो है सो संपूर्ण जो है तो विश्व को जो है तो इन्होंने अपने अधीन किया, शक्तिशाली थे, महाबली थे। और इसी राजा बलि में जो है तो ये फिर जो है तो आखिर विष्णु को जो है तो एक नया अवतार लेकर आना पड़ा वामन रूप में, जो है तो ताकि जो है तो इसको बस में किया जा सके, क्योंकि ये इतना दुर्धर्ष हो चुका था। ठीक है, तो वो जो है तो हमारा राजा बलि था। मेरे हिसाब से आपका जो वो प्रश्न होगा कि राजा बलि का यदुवंशियों से क्या संबंध था, वो क्लियर हो गया होगा, हमको लगता है। तो मतलब हाँ, सुरजीत यादव जी जो अमेठी से देख रहे हैं, वो उनका सवाल था ये। उन्होंने सवाल किया, कमेंट किया फेसबुक पर, जो कि इसका लाइव 3-4 जगह में एक साथ करते हैं। तो हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हुए सुरजीत यादव अमेठी जी, उनका सवाल था कि चूंकि अमेठी में यदुवंशियों का महाकुंभ लगता है, जहां राजा बलि की पूजा होती है, लाखों यादव लोग यहाँ झंडा चढ़ाकर पूजा करते हैं। तो आपके सवाल से भी मतलब ये क्लियर, आपके जवाब से भी ये क्लियर है प्रशांत जी की राजा बलि जो है यादव थे, मतलब उनकी श्रृंखला में थे जो। हाँ, उसी वंश परंपरा में। ठीक है, तो हम मुझे लगता है आज हम लोगों ने, ठीक है, ये भी शासक ही हुए एक तरह से, जहां से आज अमरेंद्र सर ने शुरू किया शासक, कहाँ से इंद्र भी शासक थे, और इस तरह से ठीक है, हमें मतलब परिचय मिल गया कि हमारा आज समय भी लेकिन हो गया है। तो मुझे लगता है कि इस चर्चा को जो है आज जो है विराम देना चाहिए। ओके ओके, क्या कहते इस पर हम लोग फिर बात करेंगे जी, क्योंकि ये हो नहीं पाएगा एक दिन में, इस पे हम लोग जो है और चर्चा करेंगे। और अच्छा लगता है हाँ, कम से बातचीत कम तो कि इस चर्चा में जो हमें नई नई तरह की चीजें पता चलती हैं, और बिल्कुल अनोखी चीज है। मतलब मुझे तो अब लगता है कि भाई सारी सृष्टि का निर्माण ही हमारे अंग प्रदेश से हुआ है। और मैं अपने को सुन के कम से कम 12 बजे जब बैठता हूँ और इतवार को, मुझे खुद पे इतना गर्व होने लगता है कि बताइए, अब वहां से हम यहाँ हिमालय की बात करते हैं। वो हिमालय जहाँ मंदार हिल का आदमी, जो जहाँ जिसके क्षेत्र में मंदार हिल हो, वो हिमालय की बात कर रहा, और ये देवता वो देवता, सब तो वहां पे हुए। तो प्रशांत जी बताइए, क्या आज जो है, मुझे लगता है कि इसको रोकते हैं। अब जो हम अगले संडे को, चूंकि ये भी एक उसी का हिस्सा था, शासक थे ये लोग भी एक तरह से, जो हमारा अंग प्रदेश है, तो वो शासक ही थे, चाहे इंद्र हो, बलि हो, जैसा कि अमरेंद्र सर ने कहा। तो ठीक है, एक प्राचीन शासक का हमें जो है, जो प्राचीन में कैसे शासित होता था, कौन शासक थे, उनका लगा पता चला, और भी लगता है कुछ और पता चलेगा। तो अमरेंद्र सर, आप क्या कहते हैं? आप अपनी वाणी से जो है इसको आप बताइए, क्या कहते हैं, इसको आगे चर्चा करें या अगले दफा करें, अगले हफ्ते करें अगले एपिसोड में भी वो धारावाहिक अंश में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है। हम जब तक अपने अतीत को नहीं जानेंगे, तब तक हमारा वर्तमान और भविष्य कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम यहाँ के, क्योंकि शासन और राजनीति ही एक ऐसी चीज है जो कि कहीं ना कहीं पूरे समाज को, जीवन को वो संचालित करती रहती है। इसलिए राजनीति और उसके शासन पद्धति, शासक पर बातचीत होना बहुत जरूरी है। बहुत सारी बातें इसलिए हमें जी करेंगे, इसलिए हमें समय लगे कोई बात नहीं है, तो हम इसको अगले कई खंडों में इस पर बातचीत होनी चाहिए जी। तो और देखिए, इतनी बढ़िया बात जो पता ही नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र सर और प्रशांत जी, आप तो हाँ, इसमें जो है तो एक और बात करनी है, एक लाइव के बाद हम कंक्लूड करते हैं। अरे कहिए। हम लोग जो है सो इस विषय पर एक अलग से एपिसोड भी करेंगे। यदु और तुर्वसु, ये तो साहित्यिक संदर्भ में हमने बात किया जी। इसमें जो है सो कुछ आर्कियोलॉजिकल संदर्भ भी है, और कुछ ऐतिहासिक बातें भी है जो समझनी बहुत जरूरी होती है कि यदु वंश जो है और तुर्वसु वंश कैसे जो है तो भारत में एक और जो अवधारणा है हमारे यहाँ, खास करके इतिहास के मामले में, वो भी, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह से यदु की उत्पत्ति जो है तो
समुद्र मार्ग से आर्य और यदु के बीच क्या संबंध था, वो सब हम लोग जो है सो चर्चा करेंगे कि नहीं आर्य नहीं जो है ये सो हाँ हाँ ये चर्चा करना जरूरी है। हम जो है जिस तरह का बिहार में भी राजनीति चल रही है, और अभी फिर आपने देखा होगा कभी कहा गया कि ये जो जो मतलब कि जो जो लालू जी को मानते हैं वो उनके वंशज हैं, जो लालू जी को नहीं मानते उनके। तो हम आपको फैक्ट बताएंगे कि आखिर यादवों पे जो पॉलिटिक्स हो रहा था, आखिर वो यादव कहाँ से, जो इतिहास में लिखा हुआ जिसकी देखिए 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 हमको प्रामाणिकता है। हमको इसमें इसमें कहना है कि हाँ जो है सो अब बिहार में तो राजनीति चल ही रही है, एक तरफ नित्यानंद राय है, एक तरफ जो है सो तो लालू जी हैं, फिर उसी तरह से उत्तर प्रदेश में कौन होगा नेता, कौन होगा सिरमौर, इस बार ये सब चर्चा अपनी जगह पर है। हाँ अरे हमेशा हम तो वो और आज हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस डिस्कशन से हमको पर्सनली कुछ लेना देना है नहीं। हम जब भी किसी बात को लेना करेंगे देना। ऐतिहासिक, साहित्यिक और साक्ष्यों के आधार पर बात करेंगे। तो नहीं तो वही अगर जो है तो आपको इस ढंग का कुछ एक्सपेक्टेशन किसी श्रोता को लगे कि हम उनके फेवर में तो हमको इससे जो है तो बहुत वास्ता नहीं है। तो नहीं 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 हम इनको लोग बात किसी को करेंगे कि जो है तो साहित्य क्या कहता है, तथ्य क्या कहता है, इतिहास क्या कहता है, और बिल्कुल इतिहास में हम उस ऐतिहासिक मेथोडोलॉजी को लाएंगे जिसके जरिए इतिहास का निर्माण होता है। ठीक है ना, जो बिल्कुल हिस्टोरियोग्राफी जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल तो बिल्कुल है। और मेरा इस लगता बात है को कि तो नहीं नहीं आप सही करो, और इस बात को हम हमेशा से क्लियर करते आए हैं कि हमें भाई देखो राजनीति तो देखो राजनीतिक लोग तो राजनीतिक बातें करेंगे, ठीक है। अब ये एक टॉपिक आया है, आखिर ये टॉपिक है, ये भी तो इतिहास का हिस्सा है ना। तो हम आपको बताएंगे क्या तथ्य है, क्या इतिहास में वर्णित है। और वो सिर्फ ऐसे नहीं कि हमने बोल दिया, हम आपको बताएंगे ये चीजें जो हम आपको बता रहे हैं वो कहाँ से हमने उठाया है, इसकी और ये प्रामाणिकता डिस्कशन क्या के है। लिए ओपन एंड होगा। हाँ ये डिस्कशन ओपन एंड होगा, हमें कोई मतलब नहीं कौन किस वंश का है कि वो अपना राजनीति करते रहे, हम आपको बताएंगे। क्योंकि ये ठीक है, इतिहास ये जानना चाहिए, हर किसी को जानना चाहिए भाई आखिर कृष्ण और जो कंस दोनों यादव थे, क्या थे, कैसे अब राजा बलि आ गया, एक नई चीज पता चली। तो इस पे चूंकि अभी बिहार की राजनीति ठीक है, इसके राउंड है, तो हम आपको सही चीज बताएंगे कि भैया ये देख लीजिए कौन थे यादव, कौन है यादव और कहाँ से उत्पत्ति हुई और उनमें कौन कौन थे। तो इसके लिए एक दिन रात के 9 बजे हम प्रशांत जी से अभी आग्रह कर देते हैं, एक दिन रात में 9 बजे इसी पे रखेंगे कि आप जाने यादवों की सही तथ्यपरक जानकारी, वो कौन थे, कहाँ से उत्पत्ति हुई और कैसे उनका वंश चलता रहा, क्या कृष्ण और कंस कैसे यादव में कौन यादव, वो सब ऐतिहासिक तौर पे प्रामाणिकता के साथ तथ्यपरक जानकारी आपको हम देंगे रात के 9 बजे। वो हम दिन आपको आगे बता देंगे किस दिन करेंगे। तो प्रशांत जी ठीक है, इस पे तो सहमत है आप? बिल्कुल। अमरेंद्र सर बहुत बहुत धन्यवाद। में हम आपके साथ हैं। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल हम लोग एकेडमिक। तो ठीक है, इस चर्चा को विराम देते हैं, काफी वक्त भी हो गया। आप लोग, मैं कहता हूँ इसको सुना करिए। फिर भी व्यूअर्स आपसे कहूंगा कि अगर आप एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, या आप इतिहास में इंटरेस्टेड हैं, इतिहास में आपकी रुचि है, या आपकी जनरल अवेयरनेस में रुचि है, तो ये जो पिछले एपिसोड्स हैं ये सारे आपको लाइव सेक्शंस में मिल जाएंगे। अंग एक परिचय करके होगा, आपको 1 2 करके आप उसको देखिए, आपकी जानकारी बढ़नी चाहिए, आपको अपने देश के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए कि आपका इंटरव्यूज में खास करके ये सब बातें पूछी जाती है कि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ का इतिहास, वहाँ का ज्योग्राफी, वहाँ का जो है तो सब कुछ विरासत, और ऐसा कल्चर। जवाब अगर यहाँ जो बताया जाता है, जो लोग जैसे डॉक्टर अमरेंद्र सर ने बताया, सुनील प्रोग्रामर जी थे, और प्रशांत जी खासकर अपने हैं ही, प्रशांत जी जिस तरह इसके अगर आप बता दीजिएगा उस इंटरव्यू बोर्ड में, इस तरह के जवाब दे दीजिएगा, वो तो भौचक रह जाएगा, अरे भाई इसको इतना कुछ पता है, जो उनको भी शायद नहीं पता होगा। ये दावे के साथ कह रहे हैं। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका फिर जुड़ने के लिए। और व्यूअर्स अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, अपने आसपास दोस्त रिश्तेदार सब में फैलाइए चैनल को, ताकि ये जो मुहिम है अपने इतिहास को जानने की, अपने संस्कृति को जानने की, ये हर अंग के हर घर घर तक ये पहुंचे, अंग के जन जन की ये वाणी बन पाए, अंगवाणी, जिसमें कि हर कोई जाने कि अंग क्या है, अंग प्रदेश का परिचय क्या है। ठीक है, धन्यवाद।